तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। The case can be summarized by one verse. तू इधर उधर की बात ना कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा। हमें रहज़ानों से गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। It is your guidance, it's your रहज़नो, not रहज़ानो, it's रहज़नो। रहज़ानों की मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट यूजी परीक्षा में जो पेपर लीक का मसला है, उसकी सुनवाई लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कल भी ये सुनवाई जारी थी। कल की सुनवाई से एक चीज़ स्पष्ट, पहले मुझे भी थोड़ा सा संदेह था कि संभवतः ये जो लीकेज है ये ब्रॉड लेवल पे नहीं हुआ होगा, लेकिन कल की सुनवाई के बाद मैं भी स्पष्ट हूँ कि ये लीकेज ही नहीं, ये पेपर लीक नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज बिजनेस मॉडल खड़ा हो चुका है इस देश में। नकल के एवज में पैसा लेना एक नया बिजनेस मॉडल खड़ा हो चुका है इस देश में। इट्स ऑर्गेनाइज्ड वेल planned crime. It is taking place everywhere in the country, in every examination, चाहे वो परीक्षाओं का एग्जामिनेशन हो या फिर नौकरियों के लिए एग्जामिनेशन हो। इट लुक्स लाइक दिस। कुछ चीज़ें स्पष्ट हैं जिसके बाद ये नहीं कहा जा सकता कि नीट यूजी की परीक्षा में बड़े लेवल पे धांधली नहीं हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहली हियरिंग में ये कहा था कि इफ़ वी फाइंड 0.001% गड़बड़ी अगर हमें मिलती है तो हम निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो मैं अपेक्षा करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके एक ऐसा संदेश देंगे इस ढंग के लोगों के, इस ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले, जिसमें सब ऑर्गेनाइज में सब मिले हुए हैं। इसमें पॉलिटिशियन, ऑफिसर्स, स्कूलों के प्रबंधक, चीज़ें बता रहा हूँ जिसके बाद ये स्पष्ट लगता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह पूरे देश में फैला हुआ है और ये कतई किसी देश, किसी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, जहाँ के एक बड़ी पैमाने पे युवाओं को इस तरह से पीछे धकेला जा रहा है। आरक्षण रूपी जहर पहले से ही हमारे समाज में व्याप्त हो, उसके बाद अगर ये नकल रूपी जहर भी व्याप्त हो जाएगा तो जो ईमानदार स्टूडेंट्स हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवारों से है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से है, जो न तो आरक्षित वर्ग से आते हैं और न ही इस प्लान्ड क्राइम में वो हिस्सेदारी कर सकते हैं, तो वो जाएंगे कहाँ? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। तो आप जानिए कि ये ना ग्रेस मार्क हमने आज तक सुना था कि कक्षा 5, 6, 7, 8 में ग्रेस मार्क दिया जाता है, लेकिन नीट यूजी जैसी परीक्षा में ग्रेस मार्क का इस्तेमाल किया गया, जो मतलब शर्म का विषय है कि ऐसी उच्च स्तरीय परीक्षाओं में आप ग्रेस मार्क किस पैरामीटर को आधार बना के आप दे सकते हैं? तो पहली तो ये जानबूझ के किया गया कृत्य लगता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि जितने भी सेंटर आप पाएंगे, अधिकांश सेंटर जो है प्राइवेट स्कूलों में गए हैं और इनका जो सिस्टम है, इनका एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है, एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, एक सेंटर कोऑर्डिनेटर होता है। और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो सेंटर्स हैं उनका जो सेंटर कोऑर्डिनेटर है उसी स्कूल का है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी उन्हीं में से किसी प्राइवेट स्कूल का संचालक है। तो ऐसे में आप कैसे नहीं कह सकते हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं या जो फिर ये ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े लोग हैं वो इनसे नेक्सस नहीं बना सकते हैं। ये वेरी मच पॉसिबल है। देश की लोगों की पैसे के प्रति लालच को देखकर ये एकदम सा आसान सा दिखता है कि और इस ढंग का छोटी छोटी परीक्षाओं में आप देखेंगे कि बाहर से कोऑर्डिनेटर बुलाए जाते हैं और नीट यूजी जैसी इतनी बड़ी परीक्षा में कोऑर्डिनेटर जिस स्कूल में सेंटर जाता है उसी का कोई टीचर होता है। जितने गार्ड होते हैं जो उन्हीं स्कूल के टीचर्स हैं। तो ऐसे में संभावनाएं बहुत बड़ी हैं कि ये सब लोग एक नेक्सस बना के इस ढंग का काम करें। और हरदयाल स्कूल में जहां ग्रेस मार्क दिया गया था,
उस जब आपत्ति हुई तो जिन बच्चों का ग्रेस मार्क दिया गया था उनका रीटेस्ट लिया गया। रीटेस्ट में 2 ऐसे बच्चे थे जो टॉपर लिस्ट में थे, अंडर 100 थे, जिनकी पोजीशन 68 और 69 थी। जब रीटेस्ट लिया गया तो उनकी पोजीशन 69 वाले की पोजीशन 39,000 हो गई और 68 पोजीशन पाने वाले की जो ऑल इंडिया रैंक हो गई वो 58,000 हो गई। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इतना जल्दी कोई लड़का इतना ब्रिलियंट हो, इतना कमज़ोर हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? और एक एग्जांपल है गुजरात की एक लड़की का जो 705 नंबर जिसको मिला, 705 आउट ऑफ 720, माय गुडनेस। एंड उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल किया। वो बायोलॉजी में फेल, वो केमिस्ट्री में फेल, वो फिजिक्स में फेल। और नीट यूजी में उसकी रैंक माई गुडनेस 705 अंडर 100। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे जो सीनियर एडवोकेट्स हुडा हैं और जो लोग भी जुड़े, इन्होंने प्रश्न उठाया कि OMR सीट जो होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है। OMR सीट का कोई सिस्टम नहीं है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद OMR सीट तुरंत पैक हो, बच्चों के सामने पैक हो या किसके सामने पैक हो वो और डिस्पैच हो जाए। 3-3, 4-4 घंटे OMR सीट का कुछ पता नहीं है कि वो स्कूलों में उसके साथ क्या छेड़खानी की जा रही है। 4-4 घंटे OMR सीट अगर किसी प्राइवेट स्कूल में यूं ही छोड़ी जाती है तो कितनी अधिक संभावना। आप अपने प्राइवेट स्कूल्स के जो ओनर आसपास के हैं, जो मैनेजर आसपास के हैं, उनके क्रियाकलापों और कृत्यों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि अगर उनके हाथ में नीट यूजी की OMR सीट 4 घंटे पड़ी हो तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये इतने बड़े लूप होल्स इतने बड़े एग्ज़ाम में LTA ने किया है कि जिससे ये स्पष्ट है कि ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है ये देश कंट्री वाइज हुआ होगा, हर जगह हुआ होगा, जगह जगह हुआ होगा, लेकिन बहुत सारी जगह पे नहीं भी हुआ होगा। और वो नहीं हुआ होगा तो वो स्कूल के लोग जो एग्ज़ाम्स लेते हैं उनकी देन रही होगी। आजमगढ़ में एक स्कूल सिबली नेशनल PG कॉलेज है। सिबली नेशनल PG कॉलेज में नकल नहीं होती है और वो सिर्फ और सिर्फ उस स्कूल की देन है, न कि सिस्टम की देन है, न कि आजमगढ़ के सिस्टम की देन है। आजमगढ़ के सिस्टम में तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जहां नकल क्या कहा जाए क्या नहीं होता है, लेकिन सिबली में नहीं होता है। तो ऐसे ही तमाम सेंटर्स रहे होंगे जहां कुछ भी नहीं हुआ होगा, एकदम फेयर एंड फाइन एग्ज़ाम हुआ होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटर्स निश्चित रूप से रहे होंगे जहां फेयर एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा, जहां के प्रबंधक इस नेक्सस, इस बिजनेस मॉडल के हिस्सा होंगे। और ज़्यादातर हैं प्राइवेट स्कूलों की, ज़्यादातर जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल हैं उनके ज़्यादातर लोग जो है इस नेक्सस से, इस लाभ से, इस लोभ से जुड़े हुए हैं। ये सारे प्रमाण जो है ये स्पष्ट करते हैं कि ये पूरी परीक्षा फेयर नहीं हुई है। और मैं तो चाहूँगा कि सच में रीनीट हो, सारे बच्चों का पुनर्एग्जाम हो और आगे से इस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, बदलाव किया जाए। यही नहीं, मैं कहूँगा सारी परीक्षाओं में बदलाव किया जाए। और ये दीमक जो समाज के हैं, मैं इनको बार बार दीमक कहता हूँ, गंदी नाली का कीड़ा कहता हूँ, इन दीमकों का सफाया हमारे समाज से बहुत ज़रूरी है। और इन दीमकों का सफाया कैसे होगा, ये प्रश्न बड़ा ही गंभीर है इस देश में। इन दीमकों की संख्या समय दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है और ये चारों तरफ व्याप्त हो गए, एक बीमारी की तरह, एक फ्लैग की तरह, एक महामारी की तरह ये भारत के समाज में फैल चुके हैं। अगर इन्हें जल्द नहीं समाप्त किया गया तो ये पूरे भारत को निगल जाएंगे, चाट जाएंगे और भारत एक खोखला राष्ट्र बन के रह जाएगा, खोखले युवाओं का खोखला राष्ट्र।